Hello everyone, I am Amit Maurya. Welcome to Vedic IAS. गाइज आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपके चैनल पर। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जीएस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको एक वैल्यूबल क्लास प्लस नोट्स प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। हमारी इसी श्रृंखला में आज हम अपना हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा इसको हम लगभग 55 टू 60 डे में कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। जो ये आपका टारगेटेड एग्ज़ाम्स रहेंगे, जिस एग्ज़ाम्स के लिए ये नोट्स आपको बेनिफिशियल रहेंगे, आपका सपोज करो RO पैट, ग्रुप सी, ग्रुप डी या TGT PGT से रिलेटेड जो भी जीएस का पोर्शन रहता है, कंप्लीट आपको हेल्प मिलेगी हमारे लेक्चर प्लस आपका नोट्स के थ्रू। नोट्स हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। जो भी पीपीटी यहाँ पढ़ाई जाती है उससे अदर जो भी नोट्स रहते हैं, बिकॉज टाइम की कमी की वजह से सब कुछ यहाँ पर लिखवाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आप लोगों का कुछ भी छूटे ना, इसके लिए हम टेलीग्राम पे आपको जो भी लेक्चर होगा उसके बाद कुछ टाइम बाद उससे रिलेटेड जो भी नोट्स रहेंगे हमारे वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी अभी व्हाट्सएप पे हमारे जुड़ा नहीं है, कृपया वो इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकता है ताकि हम उनको ग्रुप में ऐड कर सकें। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखो, हिस्ट्री में क्या रहता है, हिस्ट्री हमारे जो सिलेबस रहता है उसमें लिखा रहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात होती है तो हम इसमें आपका 3 सब्जेक्ट लेते हैं। आपका हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका एंसेंट हो जाता है, सेकंड आपका मिडाइवल हिस्ट्री, थर्ड आपका मॉडर्न। ठीक है, एंसेंट को जो हम स्टार्ट करते हैं, आप सपोज करो 6 लाख ईसा पूर्व से लगभग हम इसको 1200 एडी तक ले जाएंगे, ईस्वी तक। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री जो रहेगा आपका 1200 एडी टू, इसको लगभग हम 1757 तक कंप्लीट करेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री का पीरियड रहेगा। देखो क्या रहता है कि इसमें जो डिवाइडेशन कर रहे हैं हम, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर, फंडा नहीं है। ठीक है, जो मॉडर्न रहेगा हमारा 1757 से आपका आज़ादी तक। देन आपका पोस्ट मॉडर्न आ जाता है, उसमें आपका 1964 से 91 तक कंप्लीट जितना भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया हिस्ट्री का। जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एंसेंट, मिडाइवल प्लस कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेरे द्वारा आपको एक के बाद एक पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट आपका एंसेंट का लेक्चर मॉर्निंग में, और इवनिंग में आपका मिडाइवल से रिलेटेड आपका एक लेक्चर। तो ये हमारी प्लानिंग रहेगी। प्लस हमारे द्वारा अभी करंट अफेयर की एक सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको लगभग 10 क्वेश्चन डेली पर डे प्रोवाइड कराते हैं। जो आपका न्यूज़पेपर से कटिंग होती है उन्हीं से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चंस रहते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो भी इससे जुड़ना चाहता है, मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हो ताकि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर सकूँ। ठीक है, अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है, देखो अब एंसेंट हिस्ट्री हमें स्टार्ट करने से पहले इसके जो सिलेबस है हम उस पर एक बार मोटा मोटी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमें एंसेंट में पढ़ना क्या है। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्टोन एज, पाषाण काल। सेकंड रहेगा आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, थर्ड आपका ताम्रपाषाण काल। फोर्थ हो जाएगा आपका वैदिक वैदिक कल्चर, मौर्य काल। आपका हम इसमें ही आपका बुद्ध प्लस जैन धर्म को भी देखते हुए चलेंगे।
सेवेंथ आपका गुप्त काल आ जाएगा। इसके बीच में हमें मौर्योत्तर पढ़ना है। देन आपका गुप्त काल, आपका गुप्तोत्तर काल, देन आपका पूर्व मध्य काल। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। लगभग इसमें हमें 10 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो अब 10 टॉपिक्स हैं हमारे, इसमें पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हम किस चीज़ को आधारभूत बिंदु मानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ की पॉइंट्स होते हैं। सपोज करो पढ़ना तो हमें सब कुछ है, बट हमें किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, अगर वो चीज़ आपको मालूम हो तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए कोई भी टॉपिक पढ़ना। तो हम आज के अपने लेक्चर में हम उन्हीं सब वैल्यूज़ को आपके सामने रखेंगे। मे बी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है इस चीज़ से, अगर आप इस चीज़ को सीरियस लोगे, ठीक है। ये हमारे 10 टॉपिक्स हो गए। देखो अब हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर हमें सपोज करो आपको मौर्य काल पढ़ना है, हम इसका पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमी, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो सिलेबस तो हमारा क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखो, एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री आपके दो सब्जेक्ट ऐसे हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज करो हमने मौर्य काल स्टार्ट किया है, तो इसमें हमें किन किन की पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट आप अपना पॉलिटी ले लीजिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था आपका मौर्य टाइम पे, प्लस आपका आप इकोनॉमी ले लीजिए, इसकी अर्थव्यवस्था, प्लस आपका इसका समाज ले लीजिए आप, प्लस आपका यहाँ पे जो कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स थे वो क्या है। तो ये चार चीज़ों को ही हमें देखते हुए चलना है। ओनली हम इन्हीं के इर्द गिर्द आपसे बातें करेंगे, जो भी नोट्स रहेंगे हमारे वो इन्हीं चारों टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और हम पढ़ाने का तरीका भी हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, जो वहाँ के प्रमुख शासक थे हम इनको देख लेते हैं। प्रमुख शासक हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो भी युद्ध किए गए हैं इनके द्वारा, महत्वपूर्ण युद्ध, विस्तार क्या क्या था इनका, ठीक है। प्रशासन देख लिया जाता है इसमें, प्लस आपका इनका लास्ट में पतन की क्या कारण रहे होंगे किसी भी साम्राज्य के। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें ओनली इन्हीं कीवर्ड्स को देखना रहेगा। अब इकोनॉमिक पे आए तो हम इसमें देखेंगे आपका एग्रीकल्चर व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर, ठीक है। पशुपालन एग्रीकल्चर में ही आ जाएगा, चलो कोई इशू नहीं है, हम लिख देते हैं। आपका प्लस व्यापार रहेगा कि व्यापार से रिलेटेड क्या रणनीति थी उनका, व्यापार कितना समृद्ध था या नहीं था, ये सारी चीज़ें देख ली जाएगी। व्यापार हो गया इसमें, प्लस आपका इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, आपका महत्वपूर्ण सिक्के जो भी राजाओं के द्वारा चलवाए जा रहे हैं, ये चीज़ें आपका कंप्लीट इकोनॉमी में देखेंगे हम। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे हमारे, सपोज करो आप किसी भी टाइम पीरियड में वर्ण व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर, महिलाओं की दशा क्या थी, प्लस आपका मनोरंजन के साधन क्या थे, प्लस खान पान व्यवस्था क्या थी उनकी, किस तरह के आवास में रहते हैं, ये सोसाइटी का आपका टॉपिक्स हो गया। इसी तरह हमें कल्चर देखना पड़ता है। कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स आपके सिलेबस में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड रहेगी। कल्चर में आपका स्थापत्य देखना होता है हमको, आपका चित्रकला हो गया आपका इसमें, प्लस आपका मूर्तिकला में आ जाएगा, प्लस आपका धर्म,
साहित्य, शिक्षा, ये कंप्लीट प्रोस्पेक्ट्स पे बात करनी होती है हमको। ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा आपका। किसी भी टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे उनको 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये जो खाका है इससे रिलेटेड जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे कंप्लीट नोट्स फर्स्ट तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एज अ PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर मैं ओनली आपके सामने उस जो भी नोट्स मिलते हैं उससे रिलेटेड चर्चा करूंगा ताकि वो आपके माइंड में घर कर सके। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका रहेगा हमारा, इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटी प्लस कल्चरल। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई। देखो अब एंसेंट हिस्ट्री में होता क्या है, एंसेंट हिस्ट्री में जो मैंने आपको 4 आधारभूत स्तंभ बताए हैं उसका यूज हम ओनली मौर्य काल के बाद से ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें ओनली पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलता है, बट इसमें हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ओनली 3 बातों को ध्यान में लेकर चलना है। फर्स्ट आपका रहेगा कि भाई इनके जो स्थान थे कहाँ कहाँ से मिले हैं, यानी कि विस्तार। सपोज करो अगर हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सेकंड इसका जो था इनका जीवन यापन। थर्ड हो गया इनका उपकरण। ये 2 ही टॉपिक ऐसी हैं जो हमारा 4 आधारभूत जो स्तंभ बताए हैं मैंने, वो उन चीज़ों का यूज़ इसमें नहीं करना है। हम पाषाण और हड़प्पा को पढ़ेंगे इस तरह से, ओनली 3 आधारभूत स्तंभ लेके चलने हैं। फर्स्ट इनका विस्तार प्लस इनका जीवन यापन प्लस इनका उपकरण। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों में हम पूरा आपका पाषाण, पूरा हड़प्पा और पूरा ताम्र पाषाण, ये 3 टॉपिक ऐसे ही हैं, इनको हम ऐसे ही कंप्लीट। देखो देखिए, एंसेंट और मिडाइवल, इससे रिलेटेड हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें 4 बातों का महत्वपूर्ण, 4 बातों को हमें काफ़ी ध्यान लेकर चलना है। बिकॉज हमें अपने सिलेबस को बिखारना नहीं है, हमें इस तरह से पढ़ना है कोई भी टॉपिक की हमें कंप्लीट खाका हमारे माइंड में हो, और जब भी हम वो टॉपिक खोलते हैं किसी बुक में तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। सपोज करो हम अगर मौर्य काल स्टार्ट करते हैं तो हम मौर्य काल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका राजनीतिक, राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या था इनका। दूसरा आप अपना अर्थव्यवस्था से ले लीजिए। थर्ड आपका सोसाइटी, समाज। और फोर्थ आप संस्कृति से ले लीजिए। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। राजनीति के अंतर्गत हमको देखना है कि वहाँ का जो भी वंशावली थी क्या है, जो वहाँ के राजा हैं, महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, इम्पोर्टेंट कार्य, अगर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हो, महत्वपूर्ण युद्ध, क्योंकि युद्ध भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। युद्ध हो गया, इसमें आपका इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। देन इनका पतन। तो राजनीति, अगर हम किसी भी टाइम पीरियड की राजनीति पढ़ते हैं तो हमारे पास एक खाका रहता है हमारे माइंड में कि हमें इसके अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप इस तरह पढ़ोगे तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आप तो काफ़ी इजी लगेगा। इसी तरह हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं, आपका कृषि हो गया, कृषि व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर। पशुपालन, चलो पशुपालन तो कृषि के अंतर्गत ही आ जाएगा, बट फिर भी हम इसको लिख देते हैं। और आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार आ गया आपका। ठीक है, और आपका शहर ले लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी टाइम पीरियड की इकोनॉमिकल व्यवस्था काफ़ी अच्छी है तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक शहरीकरण का विकास होता है। ठीक है, ये कुछ पहलू हो गए आपके अर्थव्यवस्था से लेकर
सोसाइटी में हमें देखना होता है कि वहां पे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। इसी तरह महिलाओं की दशा, महिलाओं की स्थिति कैसी थी किसी भी टाइम पीरियड में। अगर आप किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड सोशल या समाज के बारे में, वहाँ की सोसाइटी या समाज के बारे में अगर लिखना चाहते हो, अगर ये कीवर्ड्स आपको याद रहे तो आप इजीली लिख दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे रहन सहन प्लस इनका जो था खान पान, ठीक है, कंप्लीट ये चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। संस्कृति के अंतर्गत हम कला देखते हैं, आर्ट। आर्ट के काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका स्थापत्य कला, ठीक है, आपका चित्रकला प्लस शिल्प कला। इसके बाद फिर आपका कुछ धार्मिक महत्व की चीज़ें आ जाती है। धार्मिक जैसे कि आपका धर्म हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कल्चर से रिलेटेड साहित्य हो गया, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। तो ये कंप्लीट चीज़ें देखते हुए हमें किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है, कंप्लीट 4 चीज़ें हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। देखो स्रोत की चर्चा में देखते हैं हम, कोई भी टाइम पीरियड एंसेंट तो ऐसा है कि हमें उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं हमें, हम उसी के आधार पर किसी भी टाइम पीरियड या किसी भी काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सपोज करो आपका वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर का जो कंप्लीट हिस्ट्री है, इसका बेस क्या है, कहाँ से जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका मौर्य काल है, जानकारी कैसे प्राप्त हो रही है हमें इन टाइम पीरियड्स की, तो इसके कुछ स्रोत होते हैं। तो जो जो है आपका, ये स्रोत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स रहते हैं इसके। एक होते हैं आपका पुरातात्विक, दूसरा रहता है आपका साहित्यिक। पहला आपका पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक चीज़ों के अंतर्गत हम भौतिक अवशेषों को लेते हैं। सपोज करो हड़प्पा में हमें दबे हुए घर मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, ये भौतिक अवशेष रहते हैं कंप्लीट। जो उनके अध्ययन से, इन भौतिक अवशेषों के अध्ययन से जो भी जानकारी प्राप्त होती है, हम उनको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो आपका हड़प्पा प्लस पाषाण और प्लस आपका ताम्र पाषाण, ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में 3 टॉपिक स्टार्टिंग के ऐसे हैं जिसकी कंप्लीट जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज है हमें, वो पुरातात्विक साक्ष्यों के ही आधार पर है। ठीक है, अब साहित्यिक के अंतर रहता है, सपोज करो वैदिक कल्चर पढ़ रहे हैं हम, वैदिक कल्चर में आपका ऋग्वेद की कुछ पांडुलिपियां हमारे पास हैं, महाभारत या रामायण ले लीजिए आप, या कुछ भी स्रोत हो साहित्यिक जो लिखित हो, कहीं पे अभिलेख मिल रहा है, कहीं पे कुछ भी चीज़ें मिल रही है अगर हमें लिखित रूप में, और उनसे उस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमें मौका मिल रहा है, हमें उससे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। तो हम एंसेंट हिस्ट्री में जो भी हिस्ट्री रहेगी, जो भी टाइम पीरियड रहेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हमें 2 साक्ष्यों से प्राप्त होती है। फर्स्ट आपका पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक आपके एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग के जो भी 3 टॉपिक है, आपका फर्स्ट स्टोन एज, दूसरा हड़प्पा, तीसरा आपका ताम्रपाषाण, ये कंप्लीट हिस्ट्री आपका पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही लिखी गई है। उसके बाद से हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज करो आपका वैदिक टाइम पीरियड के बाद से ही हमें साहित्यिक यानी कि लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लग जाते हैं, जिनको पढ़ा भी जा चुका है। तो ऐसे स्रोतों को हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, जिसके बारे में लिखित जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका स्रोत पर चर्चा। आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। देखो, इससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं वो काफ़ी
सीरियस हो गए उस चीज़ को देखना, ठीक है। बाकी रटने को तो हमें रटवा दिया जाता है, बट हमें समझना है कि हम लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं, इसके क्या महत्वपूर्ण यूनिट्स हो सकती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्टोन एज। फर्स्ट इसका टाइम पीरियड रहेगा। किसी भी टाइम पीरियड को पढ़ेंगे तो हम उसका जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसको क्या लिया जाएगा। इसका जो स्टोन एज का टाइम पीरियड रहता है लगभग 6 लाख बीसी टू 2000 बीसी। 2000 बीसी के पास लगभग 1900 बीसी आपका हड़प्पा स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं अभी आधुनिक शोधों से मालूम चला है कि जो भी आपका स्टोन एज मानव था, आगे चल के जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आई, जैसे जैसे उसने अपनी ग्रोथ की, जैसे जैसे वो समझदार हुआ, आगे चलकर कहीं ना कहीं उसने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, ठीक है। ये आपका हड़प्पा टाइम पीरियड का टॉपिक हो गया। हम इस पे अभी तो चर्चा नहीं करेंगे, जब हड़प्पा पे आएंगे हम देन तब देख लिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको ओनली इतना याद रखना है कि पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 6 लाख बीसी टू 2000 बीसी, ठीक है। अब हम देखो स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स आपका फर्स्ट आपका पूरा पाषाण हो गया, दूसरा मध्य पाषाण, थर्ड आपका नव पाषाण। इसमें जो डिवाइडेशन रहेगा, सपोज करो हम पूरा पाषाण को 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक देखते हैं, मध्य पाषाण काल को 10,000 बीसी से 6-7 हजार बीसी तक, नवपाषाण को 6-7 हजार बीसी से 2000 बीसी के बीच में कवर करते हैं। जो भी डिवाइडेशन हुआ है इनके टाइम पीरियड को लेकर, इसे रटना नहीं है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। बिकॉज रहता क्या है कि नए नए अनुसंधान से नई नई डेट्स इनकी डिफाइन होती रहती है, बट एक बार आपको देखना भी जरूरी है कि है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, आ गया होगा आप लोगों को। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। देखो इसमें इस टॉपिक में जो हमारे मेन फोकस रहेगा हमारा, इस कालीन मानव का जो भी विस्तार था, इनके द्वारा जो यूज किए गए उपकरण थे, प्लस इनका जीवन यापन। ओनली हमें इन्हीं 3 प्रोस्पेक्ट्स पे बात करनी है, ठीक है। सपोज करो हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं, उसमें भी हमें यही तीनों चीज़ें देखनी है। अगर मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं उसमें भी हमें यही तीनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा पाषाण काल। इसका भौतिक विस्तार जो था कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें भारत में, आपका पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, भारत में आते हैं तो हमें नर्मदा घाटी में भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नर्मदा घाटी में ही आपका भीमबेटका पड़ता है। यहाँ पर गुफा है जिसकी संख्या लगभग 500 प्लस है। ये स्टोन एज कालीन मानव द्वारा ही निर्मित की गई है। और देखा जाए तो आपका इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी, इसके अलावा हम साउथ में जाते हैं, महाराष्ट्र में भी नेवासा है। यहाँ पर नेवासा आई थिंक प्रवरा नदी के किनारे है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इनाम गांव पड़ता है आपका। और देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कुर्तलायर नदी घाटी, ये कंप्लीट इनके विस्तारित स्थल थे पूरा पाषाण कालीन मानव के, ठीक है। जो विस्तार था आपका भारत में, सपोज करो आपका पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में, नर्मदा घाटी में आपका भीमबेटका, इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी, महाराष्ट्र में नेवासा परवरा नदी घाटी, आंध्र प्रदेश में कुर्तलाय नदी घाटी। अब वो मेन चीज़ ये है कि आप पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो इनका विस्तार था कहीं ना कहीं नदी घाटियों में था। अब नदी घाटियों में विस्तार होने का जो इनका प्रमुख कारण था, क्योंकि इस काल का मानव अपने जीवन के लिए पूरी तरह स्टोन यानी कि पत्थर पर निर्भर था। पत्थर कहाँ मिलेंगे हमें,
नदियों में, नदियों के आसपास, ठीक है। प्लस भोजन तो ये शिकार करके अपना प्राप्त कर लेगा पत्थर से, बट उसे पानी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसे नदियों के पास अपना कहीं ना कहीं निवास करना पड़ेगा, और नदियों के पास निवास करने का पानी भी, उनको दोनों चीज़ें अपनी मिल जाया करती। जो भी हम स्टार्टिंग के मानव देखेंगे वो सभी मानव अपना नदी घाटियों में निवास स्थान रखते थे, ठीक है। इसमें आपको भटकना नहीं है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसको अपना नोट्स करके चलना है। इनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बाकी जो भी लेक्चर आएंगे आगे मैं उसमें आपको देता हुआ चलूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे पीपीटी के रूप में दे दिया, आप इसको देख लेना। राजस्थान में चित्तौड़, थार में देखा जाता है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में आपका भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कुर्तलायन नदी घाटी, प्रारंभिक मानवों की उपस्थिति नदी घाटी क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है, जहां पर पत्थर एवं पानी दोनों ही स्रोत उपलब्ध। आज देखो गाइज, अब आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने आपका पाषाण काल में आपका भौतिक विस्तार देख लिया है। अभी ओनली हमें देखना है इसका उपकरण क्या क्या यूज हुए हैं और इनका जो जीवन यापन था। हम इसी तरह आपका तीनों पार्ट्स में ये चीज़ें डिवाइड करते हुए चलेंगे और अपना इस तरह टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। आज हमारा और आपका साथ यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, ठीक है, एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में प्लस पीपीटी फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो भी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा नहीं है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ताकि मैं उसको अपने चैनल पर ऐड कर सकूँ। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।